आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जब हम मुस्लिम खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, समाज में उनकी बराबरी की बात करते हैं, तो अक्सर हम उन चंद गैर जरूरी मुद्दों या मसाइल तक महदूद हो जाते हैं जिसका उनकी समाजी बराबरी और फलाह बहबूद से कोई सरोकार नहीं होता। हम उन असल मुद्दों पर बात ही नहीं करते या बात ही नहीं करना चाहते जिससे असल में वो उस बराबरी पर आकर खड़ी हो सके जिसका वो बरसों से लड़ाई लड़ रही हैं। मर्दों के बनाए इस समाज में औरतों को सवाल करना नहीं सिखाया गया, और जब जब उन्होंने आवाज उठाई है और मजहब और समाज का झूठा ढोंग रचकर चुप उनको दरअसल करा दिया गया है। ये परेशानी सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है। वर्ल्ड पावर कहे जाने वाले और औरतों के हुकूक की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुल्क अमेरिका ने भी आज तक एक खातून सद तक नहीं बन पाई है। तीन तलाक के नाम पर तो कभी हलाला का हवाला देकर, तो कभी एक से ज्यादा शादी के मसले को सामने रखकर, तो कभी पर्दे की बात कहकर आजकल मुस्लिम खवातीन एक मुद्दा बन गई हैं। हर कोई बढ़ चढ़कर ये दिखाने, जताने और बताने की कोशिश में लगा है कि उन्हें मुस्लिम खवातीन की आजादी, समाजी बराबरी और हुकूक की कितनी फिक्र है। और इस तरह से इन तमाम मसलों को पेश किया जा रहा है जैसे अगर ये समाजी बुराइयां मुस्लिम मुआशरे से खत्म कर दी गईं तो मुस्लिम खवातीन की तमाम तालीमी, समाजी, माशी, सियासी परेशानियां दूर हो जाएंगी और वो भी दूसरे खवातीन की तरह सर उठाकर जी पाएंगी और समाज में दूसरे मज़ाहिब की खवातीन की तरह बराबरी पर आ जाएंगी। यहाँ सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम मुस्लिम खवातीन को हिंदुस्तान की बाकी खवातीन से अलग करके देखते हैं और उसके साथ ही साथ उनकी परेशानियों को भी अलग कर देते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि उनकी परेशानियां भी बाकी मुल्क की खवातीन से अलग नहीं है। मर्दों के बनाए इस समाज में वो भी अपने हुकूक के लिए वैसे ही लड़ रही हैं जैसे मुल्क की तमाम खवातीन। मुल्क की 50% आबादी आज भी अपने बुनियादी हुकूक के लिए लड़ रही है। आज भी लोकसभा में खवातीन की नुमाइंदगी 10% और राज्यसभा में सिर्फ 13% है। खवातीन की नुमाइंदगी के मामले में 118 मुल्कों की फहरिस्त में हम 117वें नंबर पर हैं। यहाँ तक कि रवांडा जैसे मुल्क में भी खवातीन की नुमाइंदगी 63% है। खवातीन को लेकर जराइम लगातार बढ़ रहे हैं और एक अमेरिकन एजेंसी ने तो दुनिया के सबसे गैर महफूज मुल्कों में हिंदुस्तान को सरे फहरिस्त रखा है। आज भी खवातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। जहेज के लिए वो जलाई और मारी जाती हैं। घर से बाहर कदम रखना, अपनी मर्जी की तालीम और प्रोफेशन चुनना आज भी उनके लिए किसी जंग से कम नहीं है। हमें समाज और मजहब को अलग अलग करके देखने की जरूरत है। समाज मजहब का आईना नहीं हो सकता। इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम खवातीन को मर्दों के बराबर के हुकूक देता है। मर्द और खवातीन दोनों को उनकी कुदरती कुव्वत और सलाहियत के हिसाब से बराबरी पर लाकर खड़ा करता है। अपनी मर्जी का साथी चुनने से लेकर जायदाद में हिस्सा, तालीम हासिल करने से लेकर बाहर काम करने का हक, हर वो हक जो कहीं से भी खवातीन को मर्दों के मुकाबले कमतर या कमजोर ना बनाए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो मजहब कहता हो उस पर उसके मानने वाले भी उसी तरह से अमल करते हों और परेशानी यही खड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो मजहब क्या कहता है, जरूरी नहीं कि मजहब के मानने वाले उस पर 100% अमल करें, और यहीं पर दरअसल परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। आज मुस्लिम खवातीन समाज में जिस जगह पर खड़ी हुई हैं, तालीमी एतबार से, माशी एतबार से, सियासी एतबार से, हर तरीके से देखें तो वो पिछड़ों से भी पिछड़ी हुई हैं और ये परेशानी की बात है। इस पर हम बात करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीविजन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उसके जरिए आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, और जो हमारी एक्सपर्ट आज मौजूद हैं स्टूडियो में उनसे भी अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। तो मैं अपने जो मेहमान हैं उनसे तारुफ आपका करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन शीबा असलम फहमी साहिबा। शीबा साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जब हम मुस्लिम खवातीन की बात करते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि वो समाज में फिलहाल इस वक्त कहाँ खड़ी हैं, तो आप उन्हें कहाँ पाती हैं?
اب تک کا سب سے اچھا وقت مسلمان خاتون کا یہی ہے. چاہے آپ اسلام کی جانکاری کے حساب سے ان کی زندگی کا ڈھلنا دیکھیں، چاہے آپ آئین کے حساب سے ان کی زندگی کا ڈھلنا دیکھیں، اسلام اور آئین دونوں مسلمان عورتوں کے ساتھ کھڑا ہے. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کنفلکٹ نہیں ہے. اس لیے مسلمان خواتین کے ہاتھ میں ایک ایجنسی آ گئی ہے. وہ اپنے دین کو بھی سمجھ کے بات کر رہی ہیں اور وہ اپنے آئینی حقوق کو سمجھ کے بھی بات کر رہی ہیں. تو یہ جو وقت ہے اس سے بہتر وقت کبھی بھی نہیں تھا. جی، لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں مسلم خواتین کی تو لگتا ایسا ہے کہ جیسے ٹرپل طلاق، حلالہ، ایک سے زیادہ شادیاں، یہ تمام وہ مسئلے ہیں جس سے دراصل جو مسلم خواتین ہیں وہ بہت دبی کچلی محسوس کر رہی ہیں. حالانکہ ایک ڈیٹا پہ اگر غور کیا جائے تو ہندوستان میں صرف 1.5% ہی مسلمانوں میں طلاق ہوتی ہے. اس میں 3 طلاق کتنی ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حلالہ کتنا ہوگا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے. تو کیا صرف مسلم خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا صرف ڈسکس کرنے کے لیے ان کے مسائل کیا صرف یہی رہ گئے ہیں؟ بہت صحیح بات کہی آپ نے، اور اس بات سے ہم سب پریشان ہیں. مطلب مسلم خواتین کے جتنے بھی گروپس ہیں اور ایسوسیشنز ہیں، ہم سب اس بات سے پریشان ہیں کہ تل کا تاڑ بنانے کی ایک ٹینڈنسی پیدا ہو گئی ہے اور اس کا کیا کیا جائے. اچھی بات اس میں یہ ہوئی ہے کہ مسلمان عورتوں نے اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس بار اپنے مسئلوں کو آؤٹ سورس نہیں کر دیا کہ کوئی اور ہماری بات کرے. ٹھیک ہے، آج سے 20 سال پہلے جب یہی مسئلہ اٹھا تھا، 25 سال پہلے، تو وہ آؤٹ سورس جیسی کیفیت تھی. آج ہم خود اپنے دین کو سمجھ کے اور اپنے آئین کو سمجھ کے بات کرنے کی کیفیت میں ہیں، اور یہی ہمارا امپاورمنٹ ہے. یہ جو کیفیت ہے کہ شعور جگ گیا ہے کہ اپنی بات ہم رکھ سکتے ہیں، اور جو کچھ اویلیبل ہے ہمارے پاس، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ آئینی ہو، اس کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ سمجھ سے بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. ان کو عادت تھی ہمارے بہاف پہ بات کرنے کی، اور اس میں چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ لبرلز ہوں، اور چاہے وہ مولانا ہوں، یہ سب اس میں شامل ہیں. لیکن ان کو اب یہ تھوڑا سا ایک شوق ہے، ایک جھٹکا لگا ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے مسئلے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے بات کر رہی ہیں، اور وہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح کا جو جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمزم ہے حقوق کو لے کر کے یا ان کی لڑائی کو لے کے، اس کو برداشت نہیں کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میڈیا میں ہم سارے لوگ سالوں سے اس پر بات کر رہے ہیں کہ پرسنل لاز میں ریفارم ہونے چاہیے اور 3 طلاق ختم ہو، پولیگیمی جو انکنڈیشنل پولیگیمی ہے وہ ختم ہو، حلالہ تو اپنے آپ ختم ہو جائے گا جب 3 طلاق. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ابھی قانون جب بل کی شکل جب ہمارے سامنے آئی تو اس میں ہمیں جو جن نقطوں پر اعتراض تھا ہم نے اعتراض بھی کیا، اور اسی لیے اس کو کمیٹی میں، ایکسپرٹس کمیٹی میں بھجوایا گیا کہ بھائی دیکھیں کہ اس میں کیا کمی ہے. تو آنکھ بند کر کے نہ کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ہماری مخالفت کر سکتا ہے. بالکل بیدار ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور لگ رہا ہے کہ مسلم خواتین جو ہیں وہ اور تمام خواتین کی طرح ہی بیدار ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئی ہیں، زرینہ بیگم ہے ہمارے ساتھ کشمیر سے. زرینہ صاحبہ بتائیے اپنا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں پردہ کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ برقع وغیرہ وہ چھوڑ کر جو ہم اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں اچھے سے، وہ تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں، مسلمان عورت بھی آزاد نہیں ہے، ہندو عورتیں بھی اتنی آزاد نہیں ہے. البتہ جو ہمارے مسلمانوں میں ایک حصہ ہے گھر سے یعنی مائکے سے، جو ہمارے پیغمبر صاحب نے ہمارے لیے عائد کیا ہے، کہ وہ حصہ اگر ہمیں مائکے سے مل جائے، اور ہر ایک مسلمان عورت کو جتنا بھی ان کے پاس پراپرٹی ہو، ان کے پیرنٹس کے پاس پراپرٹی ہو، مجھے لگتا ہے اس سے ایک عورت کی زندگی سدھر سکتی ہے. باقی جو کسی کا عورت یہ ہسبینڈ بدمزاج ہو، کچھ ہو، ویسا ہو، وہ تو ہم برداشت کرتے ہی آئے ہیں. لیکن اگر میکے کا یہ سپورٹ رہے، جو ہمیں مطلب پراپرٹی کا حصہ ملے وہاں اپنا، جو اسلام میں درکار ہے، مجھے لگتا ہے کہ مسلمان عورتوں کی جو زندگی ہے وہ سمجھ سکتی ہے. جی زرینہ صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت بہت اچھی بات کہی ہے. شیبہ صاحبہ جواب دینا چاہیں گے؟ بہت اہم مسئلہ اٹھایا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ کشمیر سے آواز بلند ہوئی ہے. دیکھیے، اگر ہمارے پاس اپنا سرمایہ ہوگا تو وہ سرپلس جو ہوتا ہے، جو سرپلس سرمایہ ہوتا ہے، اسی سے ادارہ سازی ہوتی ہے. مسلم خواتین کے ادارے کتنے کم ہیں، اور وہ صرف اسی لیے ہیں کہ ویلتھ جنریشن اور ویلتھ ایکومولیشن جسے ہم کہتے ہیں، سرمایہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا. تو جو حق تھا ہمارا، ہمارے بابا
अजदाद की जायदाद के ऊपर और हमारे वालिद की जायदाद के ऊपर, वो अगर हमें मिल जाता तो हम भी उसको एक नेक नियति से किसी अच्छे काम में लगाते और इदारा साजी भी करते और अपनी बेटियों का और अपनी बहनों की मदद कर पाते। बहुत से मौलाना हमसे डिबेट में कहते थे ठीक है आप लोग अपना बनाइए, आप लोग अपना बोर्ड बना लीजिए, अपनी मशावरत बना लीजिए, अपनी मस्जिद बना लीजिए। हम कैसे बना लें? आपने हमारा जो हक है, जो बेटों को अपने आप मिल जाता, वो नहीं दिया। तो बहुत उम्दा बात इन्होंने कही है कि और जैसे जैसे बेदारी आ रही है हुकूक के लिए और शऊर जग रहा है, वैसे वैसे घरों में बाकायदा बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि हर बार बाप से और भाई से लड़ने की जरूरत है, मुकदमे लगाने की जरूरत है। अपने आप जैसे जैसे बेदारी आ रही, बातचीत से ये मसले हल हो रहे हैं। मुश्किल जरूर है लेकिन उतनी नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो खूब हो रहा है, लड़कियों को हिस्सा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ है, मकसूद अहमद है, मुंबई से वो जुड़ गए हैं। मकसूद साहब बताइए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शरीयत के रूबरू जी शरीयत क्या कहती, 3 तलाक किस तरह से दिया जाए, वो आप बताएं। जी देखिए, 3 तलाक का जो मामला है, हालांकि ये मौजू उस पर नहीं था और हमारी कोशिश थी कि हम इस पर अटक के नहीं रह जाएंगे इस प्रोग्राम में और वसीतर जो हमारे मामले हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, 3 तलाक का मामला कुरान शरीफ में बहुत साफ है। 3 तलाक एक सिटिंग में नहीं है। बुनियादी बात तो ये है जिसकी एक जद्दोजहद मुसलमान खवातीन इस देश में कर रही हैं, तो ये बुनियादी बात सबसे पहले मान ली जाए कि नहीं है, तो उसको खत्म कर दिया जाए कि एक सिटिंग में एक बार कहें या 1000 बार कहें, वो एक ही बार माना जाएगा। उसके बाद देखिए, अलग अलग उलमा की अलग अलग राय है कि इसको कैसे स्पेसिंग की गई है। स्पेसिंग को लेकर के सारी उम्र में सिर्फ 3 बार तलाक दे सकते हैं, एक ये स्पेसिंग है। एक दूसरी स्पेसिंग ये है, एक वक्फा इस तरह का दिया गया है कि हर तहारत के बाद अगर वो दोहराते हैं और इस बीच ताल्लुकात कायम नहीं होते हैं तो 2 बार आप तलाक देंगे और तीसरी बार अगर ताल्लुकात दोबारा नहीं कायम होते हैं तो वो मान ली जाएगी। तो ये 2 तरह के व्यूज हैं। इसमें सारी उम्र में आप 3 बार कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसके अलावा इस जो ये है 3 से ज्यादा कह दिया तो फिर वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तो 2 तरीके पर बात होती है। आज जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं कि भाई स्पेसिंग, जिससे कि हमें वक्त मिल जाए कि समझाने बुझाने का, घर को बचाने का, गुस्सा गर्मी का मामला है तो वो बच जाए। तो ये और पूरे इस्लामी मुल्कों में अगर आप देख लें तो इसी की तशरीह अलग अलग तरह से की गई है। 3 तलाक हर जगह रोका जा रहा है, मुस्लिम ममालिक में भी और हिंदुस्तान के अंदर भी जो गैर सुन्नी फिरके हैं उनमें भी। बिल्कुल। और आज हमने डिसाइड किया था कि इस मौजू पर बात नहीं करेंगे, लेकिन घूम फिर कर यही मौजू जो है वो सुर्खियों में आ रहा है और ये भी वजह हो सकती है कि लगातार इस पर बात इतनी की जा रही है कि लोगों को लगता है कि यही सबसे बड़ा मौजू है। फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात और आज हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन जो हैं वो समाज में कहां खड़ी हैं, क्या वाकई में उन्हें वो तमाम हुकूक मिले हुए हैं, और मिले हुए हैं तो क्या बेदारी है। और हमारे साथ बात करने के लिए शीबा असलम फहमी साहिबा लगातार बनी हुई है स्टूडियो में। आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार जो हमारे नंबर्स हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। शीबा साहिबा, अगर हम बात करते हैं एक मजहब की, क्या ये सही होगा कि जो मजहब कहता है उसी के हिसाब से हम ये सोच लें कि जो समाज है वो उसका आईना है? क्योंकि मजहब बात कुछ और करता है, मजहब बात बराबरी की करता है, मजहब वो तमाम हुकूक देता है जिससे जो खवातीन हैं वो समाज में बराबरी पर आकर खड़ी हों, और कुछ मामलों में शायद कुछ ज्यादा ही देता होगा। लेकिन समाज की जब हम बात करते हैं तो क्या समाज एक मुल्क से बंधा होता है और उसी की जो तस्वीर है वो हम देखते हैं? बहुत उम्दा बात है। देखिए, बर्नार्ड शॉ का ये फिक्रा मशहूर है कि इस्लाम सबसे अच्छा दीन है लेकिन उसके अमल करदा जो है वो सबसे ख़राब लोग हैं। तो ये बात सही है कि इस्लाम एक चीज़ है, वो अपने आइडियल प्योर फॉर्म में एक नज़रिया है ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी के बाद की आखिरत की ज़िंदगी का, और जो हमारी अमली ज़िंदगी है मुसलमानों की वो हमारे जो लोकल कल्चर है, जो लोकल जोग्राफ़ी है, जो लोकल तौर तरीक़े हैं उनसे मुतासिर होती है। तो ये और ये सारी दुनिया में ये लागू होता है। जैसे अरब का मुसलमान अरब बोलेगा और अमेरिका का मुसलमान अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा और भारत का मुसलमान उर्दू या हिंदी या मलयाली या बंगला बोलेगा। तो इसी तरह से हमारी जो लोकल
کلچرل انفلوئنسز ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے طور طریقے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہندوستانی مسلمان اگر جب کی شادی آپ دیکھیے تو ہندوستانی مسلمان دلہن لال جوڑے میں ہوتی ہے, جبکہ باقی ساری دنیا میں مسلمان عورتیں سفید جوڑے میں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا ہندوستانیت ہے ہماری. تو ہندوستانیت کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں ہم نے اپنائی ہیں. تو اس لحاظ سے جب آپ بات کرتے ہیں تو جو ہماری عدالتیں قاضی کورٹس ہوئے یا ہماری پنچایتیں ہوئیں یا برادری پنچایت ہوئی, ان سب پر جو لوکل ٹریڈیشنز ہیں اور جو ان کے کہنا چاہیے کہ پرنسپلز ہیں یا ان کے طور طریقے ہیں, اس کا اثر آپ کو دکھے گا. اور اس کو اسلام مان لینا سب سے بڑی غلطی ہے. اور ہندوستان میں بھی الگ الگ حصوں میں جو بٹے ہوئے ہیں, ہم اسٹیٹس میں بٹے ہوئے ہیں اور الگ الگ کلچر ٹریڈیشن ہے, اس کے حساب سے بھی وہاں پر جو مذہب کے ماننے والے وہ بالکل مختلف نظر آتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ فاطمہ جڑ گئی ہیں لداخ سے. فاطمہ صاحبہ بتائیے اپنا سوال. آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ شیبہ صاحبہ, جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ان موضوع کی, ان مسائل کی, ان مدوں کی جن کو طول بہت زیادہ دیا جا رہا ہے, جن کو جتنی وہ پرابلم نہیں ہے اس سے زیادہ بڑا کر کے بتایا جا رہا ہے, اور لگ ایسا رہا ہے کہ صرف یہی مسائل ہیں, یہی سرخیاں ہوتی ہیں, ان پر ہی بات ہوتی ہے, اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے مسلمانوں کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ شاید یہی ان کے مسائل ہیں, اسی ٹریپ میں وہ پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا واقعی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جتنے دعوے کرتی ہے واقعی میں اس میں اتنی سچائی ہے اور اتنی مضبوطی سے وہ مسلم خواتین کے وہ مسائل اٹھانے میں سنجیدہ ہے؟ بالکل نہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ اس دور میں مسلمان خواتین کے لیے ان کی حفاظت کا مسئلہ بن گیا. اتنا تشدد ہے سڑکوں پر, اتنا تشدد ہے سماج میں, اور اس تشدد کا شکار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح سے ہے. تب لنچنگ ہو رہی ہے, مسلمان عورتوں کی بھی ہو رہی ہے, اور جو ان کے گھر والوں کی, جو ان کے بریڈ ونرز ہیں, جو ان کے جن پر وہ معاشی طور پہ میسر, تو وہ ان کی لنچنگ ہو رہی ہے, تو انہی کی اکانومی خراب ہو رہی ہے. تو یہ ساری جو معاشیات جو بگڑتی ہے, اس میں سب سے پہلے عورت کی, بیٹی کی پڑھائی چلی جائے گی, بیٹی کی صحت چلی جائے گی, بیٹی کی صحت پہ خرچ کم ہو جائے گا. تو یہ پورا جو ماحول بنایا جا رہا ہے, بہرحال اس سے سب سے زیادہ پستی ہے مسلمان عورت. تو مسلمان عورتوں کے لیے اچھے سلوگن دینا اور بات ہے, مسلمان عورتوں کے لیے اچھا ماحول سچ میں تیار کرنا بالکل دوسری بات ہے. سرکار کی طرف سے تو یہ بالکل نہیں ہو رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یوگی جی آئے تھے اور ان کی ریلیوں میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مسلمان ایک کے بدلے 100 مسلمان عورتوں کو کھینچ کے ہم لائیں گے اور ان کا بلاತ್ಕಾರ کریں گے. اس وقت یہ بات ہو رہی تھی ان کی چناوی ریلیوں میں کہ قبر سے نکال کر کے ان کا بلاತ್ಕಾರ کریں گے. اس طرح کی گھنونی باتیں ہوئی تھی. اور دیکھیے یہ ہوا کہ وہ صرف مسلمان عورتوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, وہ ساری عورتوں کے ساتھ ہو رہا وہ تشدد. لیکن باضابطہ مسلمان عورتوں کا نام لے کے کیا کہا گیا تھا, اس سے ایک فضا بنائی گئی, ماحول بنایا گیا. اور کچھ ہو نہ ہو, کتنے خوف, کتنا ڈر اور کتنی احتیاط کے نام پہ ہمارے بہت سارے موومنٹس رک جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ایک ڈر خوف کا ماحول ضرور پیدا کیا جا رہا ہے. ساتھ میں ان پہ بات کی جا رہی ہے مسلم خواتین کے تحفظ کی, لیکن تحفظ صرف ٹرپل طلاق سے بچا دینا ہی نہیں ہے, تحفظ وہ زیادہ ضروری ہے جس کی بات ابھی شیبہ صاحبہ نے کی ہے. ہمارے ساتھ 2 کالر جڑ گئے ہیں. سب سے پہلے وارانسی سے جو کالر ان کو لیتے ہیں, محمد اسلم ہے ہمارے ساتھ. جی اسلم صاحب بتائیے اپنا سوال. اسلم صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ لگتا ہے ان سے رابطہ ہمارا ٹوٹ گیا. اگلے کالر اپنے لے لیتے ہیں. عثمان غنی چوہان صاحب ہیں گجرات سے. عثمان صاحب بتائیے اپنا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسرا خان صاحبہ. جی جی ہلو. جی بتائیے. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی خستہ حالت بتا رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز, کوئی بھی پارٹی, ایسا نہیں کہ ایک ہی پارٹی. دراصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو اپنا حقوق ہندوستان کے اندر ہے کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, مسلمانوں نے اپنی قربانیاں بھی دی ہے, پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ جو بھید بھاؤ جو کہتے ہیں نا وہ رکھا جاتا ہے. کوئی پارٹی یہ بولتی ہے, دوسری پارٹی وہ بولتی ہے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہندو مسلمان ایک ہی ہے. یہ سے بنا ہندو, نیم سے بنا مسلمان. تو ہم کی بات کیوں نہیں کرتی کوئی بھی پارٹیاں یا کوئی بھی پولیٹیکل ایڈیٹر یا کوئی بھی پریس یا کوئی بھی میڈیا؟ ہم بن کر رہے ہیں نا, تو ہم بنیں گے تو کچھ اور بات بنے گی. نہ ہندو کا مسئلہ رہے گا, نہ مسلمان کا مسئلہ رہے.
न तो ये कोई और लफड़े होंगे और देखिए बात करें तो वो सियासत करते हैं, अगर वो वाकई में हम की बात करने लगेंगे उनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। और यही मसला है तमाम लोगों के साथ, और यही वजह है कि इस शो में हम बात जो है वो हम की करते हैं। शिबा साहिबा, देखिए जितना भी एक्टिविस्ट ग्रुप है इस वक्त उसकी कोशिश यही है कि जो हिंदू मुसलमान चल रहा है उससे नजर हटा करके जो इस देश के असली मुद्दे हैं उन पर नजरसानी की जाए, उन पर देखा जाए कि हमारे जो सोशल इंडेक्स है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, जीडीपी में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं, और इन सब में हम पिछले 4 साल में पीछे गए हैं। ये कैसे हुआ है जबकि इतने अच्छे स्लोगन थे। आप ये सोचिए कि सरकार आई थी, जो बात करती हुई सरकार आई थी, उस सरकार ने कहा था बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और इस पर सारे लोग खुश थे और खासकर महिलाएं खुश थी, खवातीन के जत्थे मिल रहे थे उनसे इसी बात पर। लेकिन हुआ क्या, तशद्दुद बढ़ गया, और तशद्दुद लगातार देखिए कितने आसान हो गया है कि मंदिरों के अंदर तशद्दुद हो रहा है और जिंदा जला दी जा रही हैं। तो ये अब एक दूसरी तरह का ट्रेंड है जो बहुत हैबतनाक है। तो हमारी और आपकी, दर्शकों की और आम जनता की कोशिश यही होनी चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम में ना भटक करके सरकार से उनका रिपोर्ट कार्ड, उनकी कारकर्दगी, उन्होंने अब तक जो वादे किए थे उनको कितना पूरा किया, हम इस पर टिके रहें। वो कितना भी चाहे कि हम हिंदू मुस्लिम करें, हमें उसमें नहीं जाना है। सिविलियन मुद्दे ही असली मुद्दे हैं, सरकारों की कामयाबी वहीं से तय होगी। शिबा साहिबा, आखिर में क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब हम मुस्लिम खवातीन की हम बात कर रहे हैं, तालीमी एतबार से पता है कि वो कितनी पिछड़ी हुई हैं, यानी कि पिछड़ों से भी पिछड़ी हैं, और मुस्लिम खवातीन औरतों की बात करें तो वो मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। ऐसे में तालीम एक ऐसा मसला है जो बेदारी लाता है, जो आपको बराबरी पे लाके खड़ा करता है, जो बहुत सारे मसलों का हल है। आखिर ये मसला हल कैसे किया जाए? हम बहुत डिबेट्स करते हैं लेकिन फिर आकर वो चक्कर जो है वहीं आकर रुक जाता है। ये फिक्र का मौजू है बहुत ज्यादा। जो कम्युनिटी का इनिशिएटिव है वो तो अब राइट डायरेक्शन में जाने लगा है। अर्बन सेंटर्स में खास कर अगर आप देखें तो लोग मदरसे के बजाय स्कूलों में अपनी बेटियों को भेज रहे हैं। सिर्फ दीनी तालीम नहीं दे रहे हैं, वो सेकुलर तालीम स्कूलों की, उनको 10th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन कराने की तरफ उनका रुझान साफ है। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि इस देश में तालीम को लेकर के जो पॉलिसी साजी है उसमें एक फर्क आया है। तालीम पर बजट हमारे यहाँ लगातार कम हुआ है और उससे सभी मुतासिर हुए, खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो हाशिए पर समाज हैं, वो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज हुए। उसमें सबसे ज्यादा हाशिए पर मुस्लिम समाज है, और उसके मुस्लिम समाज के अंदर भी जो सबसे कमजोर है वो मुसलमान लड़की है, बेटी है। तो जाहिर है जो आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये सबसे ज्यादा जो कटौती हुई है बजट में उसका असर मुसलमान बच्चियों की तालीम पर पड़ेगा। कितनी भी हम कम्युनिटी के तौर पे इनिशिएटिव ले लें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हम 3 लाख लोग अगर मान लीजिए हज के लिए अप्लाई करते हैं, हज का हर एक का बजट 1.5 से 2 लाख का कम से कम होता है ना। अगर हम मान लीजिए 1.5 लाख उसमें बच गए और वो नहीं जा सके, वही उतना डाइवर्ट कर दे, आप अंदाजा करें कि किस तरह का हमारे पास एक असासा पैदा हो जाएगा और अपने अपने इलाकों में हम लोग कर सकेंगे। तो कम्युनिटी इनिशिएटिव की बड़ी अहमियत है इस वक्त। सरकार जो करेगी वो बड़ा पॉलिसी डिसीजन है, सारे हम एक्टिविस्ट उस पर जोर दे रहे हैं, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है। पूरा समाज मिलकर के चाहता है कि हेल्थ और एजुकेशन पे बजट बढ़े। बिल्कुल, और आप अपने हक की बात कर सकते हैं, आप हुकूमत से अपने हक की बात करिए। जो आपके हुकूक आइन ने आपको दिए हैं वो आप पुरजोर तरीके से आप उसकी मांग कर सकते हैं और वो आपको मिलेंगे। लेकिन एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी के तौर पर भी हमारा एक फर्ज बनता है। जो लोग जिस तरह से भी शिबा साहिबा ने कहा कि आप एक बार जिंदगी में हज करना फर्ज है, लोगों के पास जो पैसा होता है 4-4 5-5 बार वो हज करते हैं, अगर वही पैसा वो कम्युनिटी डेवलपमेंट पे लगाएंगे, खवातीन की अगर तालीम पे लगाएंगे, या फिर किसी को अगर आप रोजगार दे देंगे, तो आप सोचिए कि आपको कितना सवाब मिलेगा। तो इस सिमत भी सोचने की जरूरत है। शिबा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।